हाय दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इंसिडियस चैप्टर 5 द रेड डोर, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैट्रिक विल्सन ने। जी हाँ, जिन्होंने इस मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है। उनका ये डायरेक्शनल डेब्यू है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसाइडियस पार्ट 1 और पार्ट 2 का डायरेक्ट सीक्वल है। तो यहाँ पर आपको एलिस की कहानी देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स देखे हुए हैं तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इनसाइडियस 5 मूवी की शुरुआत होती है इनसाइडियस पार्ट 2 की एंडिंग से, जहां पर जॉश और डाल्टन की यादों से उस 1 साल और उसके सारे इवल इवेंट्स को मिटा दिया गया था, जिससे कि वो लोग दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन से फिर शैतानों की दुनिया में ना पहुंच जाए। यहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स रहती है। यहाँ पर अब 10 साल बीतते हैं और हम फ्यूनरल देख पाते हैं, जो कि होता है जॉश की मदर लॉरेन लैम्बर्ट का, जहाँ पर जॉश और उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। अब इन लोगों को आपस में बात करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉश और उसकी वाइफ री ने आपस में डिवोर्स ले लिया है और जॉश पिछले काफ़ी वक्त से परेशान और स्ट्रेस्ड आउट रहता है, जिसके कि उसका दिमाग काफ़ी खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये हादसे हुए थे इनसाइडियस 2 के बाद, उसके बाद से वो अपने बच्चों को उतना अच्छा टाइम और केयर दे ही नहीं पाया। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि तब क्या हुआ था। उनकी यादों को मिटा जो दिया गया था। उसके और उसके बड़े बेटे डाल्टन के रिश्ते भी आपस में ठीक नहीं थे और वो दोनों उनके बीच की चीज़ों को ठीक कर भी नहीं पा रहे थे। फ्यूनरल के बाद में सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फ्यूनरल के अंदर काल भी आया हुआ था और काल को हम सेकंड पार्ट से थोड़ा अच्छे से जान पाए हैं, जिसने कि एलिस का बहुत साथ दिया था। अब डाल्टन यहाँ पर काल को देखता है, लेकिन उसे वो साल ही याद नहीं था जब वो लोग उसके पास में आए थे और काल ने उसकी मदद करी थी। तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसको पहचानता कैसे, और वो तभी काल से पूछ लेता है कि वो कौन है और वो कह देता है कि वो लॉरेन का ही एक अच्छा दोस्त है। अब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और जोश भी जाने लगता है, जिसके कार के पीछे हम एक शैडो को देख पाते हैं। और हाँ, ये एक स्पिरिट है, लेकिन ये किसकी है ये हमें आगे पता चल जाएगा। अब जॉश यहाँ पर डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है और उनके बीच के रिश्ते पहले ही खराब थे और उनके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। ये लोग यहाँ पर कॉलेज पहुँचते हैं, जहाँ पर डाल्टन ड्राइंग आर्ट्स पढ़ने वाला था। अब डाल्टन को उसके रूम में छोड़ते टाइम जोश उससे बातें करने लगता है और डाल्टन ने रिसेंटली ही लॉरेन की एक ड्राइंग बनाई थी, जिस पर जॉश बोलता है कि डाल्टन ने कभी उसे ड्रॉ नहीं किया और वो तो फिलहाल उसके पास भी है। उसने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, जबकि उसके खुद के डैड उसके साथ नहीं थे, जिन्होंने जॉर्ज के बचपन में ही खुद को ख़त्म कर लिया था। जो कि इस कहानी के अंदर एक नया टेक है दोस्तों, यानी कि एक नई कहानी यहाँ पर जुड़ गई है। अब डाल्टन अपने पिता की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी काफ़ी बहस हो जाती है, जिससे कि जॉश वहाँ से चला जाता है। अब रूम के अंदर 2 लोगों को रहना था और डाल्टन के साथ क्रिस नाम की एक लड़की रूम शेयर करती है, जो कि रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल देती है, लेकिन चेंज होने में कम से कम 1 दिन का वक्त लगने वाला था, तो आज रात उसको वहीं पर रुकना पड़ता है। अब जोश कॉलेज से बाहर आ जाता है। वो बहुत ही दुखी था और उन्हें लगता है क्योंकि उसके साथ में जो हो रहा था वो ये सब डिजर्व नहीं करता था। अभी तो डाल्टन और क्रिस आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में डाल्टन उसको बताता है कि उसे 10 साल पहले का 1 साल बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और उसे अब अंधेरे से भी डर लगता है। खैर, अब अगले दिन जोश डाल्टन को मैसेज कर देता है, जिसके अंदर वो कहता है कि डाल्टन की बात को समझता है और वो भी नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या हुआ है और वह जल्दी ही सब कुछ पता कर लेगा कि ये सब क्यों और कैसे हो गया है।
तभी हमें डाल्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्ट्स क्लास में था और वहाँ पर वो अपने टीचर को लॉरेन की ड्राइंग दिखाने वाला था, लेकिन उसको लगता है कि अच्छी नहीं होगी तो वो उसको फाड़ देता है। तभी उसकी प्रोफेसर सबको उनके मन के अंदर दबे हुए ख्यालों से ड्राइंग करने को बोलती है और डाल्टन अपने मन में झांक कर एक ड्राइंग बनाता है और ये ड्राइंग होती है एक डोर की और ये डोर दी फर्दर का वो डोर है जहाँ से डीमंस उसके पास आ सकते हैं, खासकर कि वो लिपस्टिक फेस डीमन जो कि पहली मूवी और इस पूरी सीरीज का ही मेन ईविल है। तभी डाल्टन को उस डीमन का हाथ हॉन्ट करता है और जोश को भी अपने नाइटमेयर्स में वही रात रेड डोर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। अब डाल्टन की ड्राइंग में थोड़ा सा खून लग जाता है तो वो उसको थोड़ा सा फैलाता है जिससे कि वो डोर लाल हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर कहानी उसी रेड डोर के बारे में होने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉश और डाल्टन दोनों को ही वो साल याद नहीं है, यानी कि इनसाइडियस 1 और इनसाइडियस 2 के सारे हादसे उनको याद ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको भुला दिया गया था। आगे हम देख पाते हैं जॉश को जो कि परेशान होकर अपना MRI स्कैन कराने हॉस्पिटल गया था और स्कैनर के अंदर जाते ही वहाँ की लाइट चली जाती है। वो परेशान होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अब उसको एक डेमोनिक आवाज़ सुनाई देती है कि डोर ओपन हो चुका है, जिसके साथ ही उसको पार करके क्रेन का गोस्ट हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। और यहाँ पर हम तो पार्कर क्रेन को जानते ही है जो कि है इन फेमस इनसाइडियस सीरीज का विलेन द ब्राइड इन ब्लैक। इसके बाद फाइनली अब जोश स्कैनर से बाहर आता है और डॉक्टर उसके पास में आता है। जोश यहाँ पर डॉक्टर पर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो तो स्कैनर के अंदर ही सो गया था और स्कैन काफ़ी अच्छे से हो गया है, यानी कि यहाँ पर जॉश को समझ भी नहीं आता कि वो अंदर सोया कैसे। डॉक्टर उससे कहता है कि ये मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन वाली स्टेट की वजह से हो सकती है और वो ये पता करे कि उसकी फैमिली के अंदर क्या किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं थी। तब तक वो कुछ ब्रेन एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकता है। तभी हम डाल्टन को देख पाते हैं जो कि अपने रूम में था और यहाँ पर वो सिर्फ डोर वाले ड्राइंग को देखता है और लाइट्स अचानक से चली जाती है और लैंप ऑन करने पर उस पर खून लगा हुआ था, साथ ही साथ और भी जगह पर काफ़ी खून था। इसके साथ ही उसे कोई भूत हॉन्ट करता है जिससे कि वो बहुत डर जाता है, लेकिन तभी क्रिस वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है। खैर अब क्रिस अपना सामान लेने आई थी जिसे नया रूम मिल चुका था और वो डाल्टन से बात करने लगती है और मस्ती करने के लिए वो उसको एक पार्टी में ले जाती है। यहाँ डाल्टन और वो एक रूम में आते हैं और वो कुछ काम से बाहर चली जाती है। डाल्टन को एक लड़के की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि रिसेंटली ही मारा गया था और वो डाल्टन से कहता है कि वो उसे रोक दे और डोर बंद कर दे, लेकिन डाल्टन ये बात समझ नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है। खैर अब वो घोस्ट उसे और हॉन्ट करता है, लेकिन तब तक क्रिस वहाँ पर आ जाती है और वो लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। अब हॉस्टल में डाल्टन उसी रात डोर की ड्राइंग को पूरी करने लगता है उसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अनजाने में प्रोजेक्शन करने लगता है और हॉस्टल के अंदर ही घूमते हुए क्रिस के रूम तक आ जाता है, यानी कि उसकी स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रही थी और उसकी बॉडी वहीं पर थी और वहाँ पर रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करता है, जिससे कि क्रिस जग जाती है और अचानक से ये डाल्टन की स्पिरिट अपनी बॉडी में बस आ जाती है, जिससे कि वो जग जाता है। अब क्रिस उसके पास में आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। इस पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ। वो सपने जैसी जगह में गया था, लेकिन वो सपना नहीं था और उसे लगता है कि या तो वो किसी चीज़ के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज़ उसके करीब आ रही थी। अब हम जॉश को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर था और यहाँ पर उसे कोई स्पिरिट हॉन्ट करती है या फिर यूँ कहे कि उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत ही गायब भी हो जाती है
और हम जानते हैं कि इन दोनों के पास में ही एक गिफ्ट है जो कि है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। जैसे ही वो दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं ये पहुंच जाते हैं फर्दर में, यानी कि एक ऐसे डायमेंशन में जहां पर ढेर सारी स्पिरिट्स और डेमंस रहते हैं। जोश को एक बॉक्स मिलता है जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ होता है और वो उसको ओपन करके देखता है तो इसके अंदर उसकी मदर और उसके डैड की फोटोज थी और जिसमें स्पिरिट ने जॉश को होल्ड किया था वो बचपन की फोटोज थी। जॉश को रिफ्लेक्शन में जो स्पिरिट दिखाई दी थी वो कोई और नहीं, वो उसके डैड की ही स्पिरिट थी। अब हम डाल्टन को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अपने छोटे भाई से भी पूछताछ करता है लेकिन उसको कुछ खास समझ में नहीं आता। हालांकि उसने अपनी मेमोरीज में टुकड़ों के एक साये में भी उस डोर के सामने बना लिया था, लेकिन ये किसका साया है ये फिलहाल हमको नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली बात है इनसाइडियस फैंस तो पहले से ही जानते हैं। खैर तभी वहां पर क्रिस आ जाता है जो कि उसको बताती है कि जो डाल्टन ने फील किया है वो असल में एस्ट्रल प्रोजेक्शन है और वो उसको कुछ वीडियोस भी दिखाती है जिसके अंदर हम देख पाते हैं स्पेक्स और टकर को जो कि एलिस के पार्टनर्स थे। और यहाँ पर हम एक सेशन का वीडियो एलिस का भी देख पाते हैं जिसके अंदर वो बताती है कि द फर्दर में फंसी हुई स्पिरिट तकलीफ में होती है। इन्हें सदियों तक उनके पापों की सज़ा काटने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर खाली ये स्पिरिट्स नहीं हैं बल्कि ढेर सारे डिमंस भी होते हैं और वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं हमारी ज़िंदगी को लेने के लिए, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। और डिमंस तो यहाँ पर इतने खतरनाक है कि वो यहाँ पर हमारी बॉडी तो चाहते ही है, यानी कि हमको पजेस करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी दुनिया के अंदर तबाही मचाना चाहते हैं। डाल्टन उस लड़के की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की बात करता है जिसने उसको हॉन्ट किया था और वो कांटेक्ट उससे इसलिए करना चाहता था क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि वो डोर के बारे में क्या कहना चाहता था। अब वो और क्रिस वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो प्रोजेक्शन ट्राई करता है, लेकिन कुछ पता लगा पाए उससे पहले ही डीमन क्रिस के ऊपर हमला कर देता है और बाकी गोस्ट उसको परेशान करने लगते हैं। अब डीमन के हमला करने से होता ये है कि क्रिस वहीं पर बेहोश हो जाती है जिसको नाम का लड़का होश में लेकर आता है जो कि वही है जिसकी पार्टी में ये और डाल्टन गए थे और डाल्टन भी वापस जाता है। अब तभी हम जॉश को देखते हैं जो कि एक आदमी के बारे में पता करने जाता है जिसका नाम बेन होता है और उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही फादर थे जिन्होंने खुद को ख़त्म किया था और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर पाते थे। इससे हम समझ पाते हैं कि ये गिफ्ट या फिर ये वो कर्स है वो जॉश और डाल्टन में कैसे आ गया। अब जॉश रीने के पास में जाता है और दूसरी ओर डाल्टन भी अपने भाई से पूछता है कि उसे कुछ याद है कि 10 साल पहले का क्या हुआ था। इस पर वो कहता है कि उसके दिमाग में अंदर एक तस्वीर तो है जो कि उसको सच लगती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो बस उनका वहम था, यानी कि पूरी फैमिली को यहाँ पर सब कुछ पता था लेकिन इन दोनों को कोई बताना नहीं चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर इनकी मेमोरीज वापस से भी कलेक्ट हो जाती है तो ये फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे जिससे कि इनकी फैमिली के अंदर फिर से तबाही मच जाएगी। लेकिन अनजाने में ही यहाँ पर जॉश और डाल्टन दोनों ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे थे। अब डाल्टन उस पेंटिंग को पूरा करता है तो उसमें असल में जॉश ही था हैमर के साथ और ये यादें तब की है जब जॉश ने पजेस होकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करी थी पार्ट 2 के अंदर। और हम ये जानते हैं कि जो उसको उस पार्ट के अंदर पार्कर क्रेन की स्पिरिट ने ही पजेस किया था। अब डाल्टन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। दूसरी ओर जोश रीने से बात करता है और उसको बताता है कि बेन का उसकी मदर के लिए आखिरी नोट ये था कि सब कुछ उसके साथ ख़त्म होगा, लेकिन क्या ख़त्म होगा इस बात को वो नहीं जानता है। अब हार कर उसकी बीवी उसे सब कुछ बता देती है जो कि पहले हुआ था, उसने क्या किया था, उसके साथ में क्या हुआ था, सब कुछ बता देती है। अब ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि उससे ये सब छुपाया गया। हालांकि रीने बताती है कि ये सब कुछ करने के लिए उसे रोकने के लिए था
उसकी यादों को दबाना ज़रूरी था और वो बच्चों को नहीं समझा पा रही थी कि क्या हुआ है और झूठी कहानियां भी नहीं बना पा रही थी और इसलिए ही वो लोग अलग हो गए थे। अब तभी वहां पर डाल्टन का छोटा भाई फॉस्टर आ जाता है और डाल्टन की बनाई हुई पेंटिंग को दिखाता है जिसके अंदर पजेस हालत में जॉश था। अब हम डाल्टन को देखते हैं जो कि प्रोजेक्शन में चला जाता है और अब उस वक्त को दिखता है जब जॉश पजेस होकर सबको मारने वाला था और तब यंग डाल्टन अपने रियल फादर जॉश की सोल को फर्दर से वापस लाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और उनको ढूंढने लगता है। ये सब हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था और यहाँ पर जॉश उसको खत्म करने ही वाला होता है और इनसिडियस 2 में जो एलिस उसको बचाती है, लेकिन यहाँ पर खुद टिम डाल्टन यंग डाल्टन को बचाता है। आपको याद होगा कि बीच बीच में मूवीज के अंदर कुछ वियर्ड की मूवमेंट होती है, यानी कि जब ये लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर टाइम मैनिपुलेशन भी होता है और हम बहुत ही कृत्रिम मूवमेंट को देख पाते हैं जिसके बारे में कोई भी समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर ये वही है, जैसे कि यहाँ पर एलिस ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में ये डोर ओपन कर दिया था और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके चलते ही यहाँ पर बचपन में यंग डाल्टन 25 का हो गया था और इस मूवी के अंदर टाइम का बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जाता है। खैर, अब वो खुद को किसी अजीब सी जगह पर पाता है और यहाँ पर उसकी मेमोरी से जुड़ी बहुत सी चीज़ें थी जिससे उसे उस साल का सब कुछ याद आ जाता है। अब हम उसे डीमन को देख पाते हैं जिसने यंग डाल्टन को भी पकड़ा हुआ था और वो डीमन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो जग जाता है। यहाँ पर असल में हुआ ये था कि उस डीमन ने फाइनली डाल्टन की बॉडी को ही ले लिया था जो कि वो हमेशा से चाहता था और अब तभी वहाँ पर क्रिस भी आ जाती है जिसे कि वो डीमन खत्म करने की तैयारी करने लगता है। तभी हम जॉश को देख पाते हैं जो कि प्रोजेक्शन में जाता है और डाल्टन को ढूंढने लगता है क्योंकि अब भी उसको ही अपने बच्चे को बचाना होगा। वो डाल्टन को ढूंढता है जो कि उससे कहता है कि उसने सबको मारने की कोशिश करी, लेकिन जॉश क्लियर करता है कि उसने किसी को नहीं मारा था, ना ही उसने ऐसी कोई कोशिश करी थी। जो कुछ किया था या फिर करवाया था डीमंस ने करवाया था जो कि डाल्टन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर डाल्टन की रियल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना होगा ताकि वो डीमन वहाँ से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में चला जाए। अब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और डोर के बाहर निकल जाते हैं और जॉश डोर को होल्ड करके रखता है और डाल्टन से कहता है कि उन्हें यहाँ पर सब कुछ रोकना पड़ेगा। इस पर डाल्टन कहता है कि वो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जॉश कैसे भी करके डीमन को यहीं पर रोकेगा और वो डाल्टन को यहाँ से जाने को बोलता है। यहाँ पर डाल्टन की बॉडी पोजीशन में क्रिस पर हमला कर देती है और यहाँ पर और भी बहुत सारे डीमन आ जाते हैं, लेकिन अब तक डाल्टन की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ गई थी और वो होश में आ जाता है। अब तक तभी हम जॉश को देख पाते हैं जो कि पूरी कोशिश करते हुए उस डोर को होल्ड कर रहा होता है। ये कहता भी है कि ये सब उसके साथ ही खत्म होगा और ऐसा ही उसके फादर ने कहा था। मीन्स उन्होंने भी कभी ना कभी ये सब रोकने की कोशिश करी होगी और हम जानते हैं कि उनको भी इसे डीमन ने मारा होगा और हमने उनकी स्पिरिट को जो उसके पास आते हुए भी देखा था, तो वो असल में उसको बचाने के लिए उस जगह पर आए थे, यानी कि वो उसको आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर ना जाए। और मेरे ख्याल से उसके डैड बेन को ये लगा होगा कि अगर वो खुद को ख़त्म कर लेंगे तो शायद से उसके बच्चे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ जो थी वो उसके बच्चों के अंदर भी इनहेरिट हो गई थी। अब वो डीमन डोर तोड़ने लगता है और वो बाहर आने ही वाला होता है, लेकिन अब तभी डाल्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग के डोर पर ब्लैक पेंट करने लगता है, जिससे कि वो डोर यहाँ पर द फर्दर के अंदर भी बंद होने लगता है क्योंकि वो उसने ही ओपन किया था। और ये डोर जो है वो बोलने से बंद नहीं होने वाला था, बल्कि याद रखने से ही बंद होने वाला था और जब तक वो उसको बंद रखना चाहे वो रख सकता था। अब जैसे ही डाल्टन अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को रंग देता है तो उसके बाद में क्रिस उसको बोलती है कि उसे इस पेंटिंग को जलाना होगा, लेकिन डाल्टन बोलता है कि इसको अपने पास सेफ रखना होगा, इसको महफूज रखना होगा ताकि ये फिर से ओपन ना हो पाए।
यानी कि इनकी मेमोरीज को मिटाना बिल्कुल भी सही नहीं था और यहाँ पर जो एलिस थी उसने ये काम गलत किया था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने फ्यूचर देख लिया होगा। खैर, अब तभी जोश भी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो गया था और डाल्टन के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे हो गए थे। और फाइनली डाल्टन ने जोश की पेंटिंग भी बनाई थी जिसके अंदर पहली बार जॉश डाल्टन को द फादर से बचाकर ला रहा था और ये देखकर यहाँ पर जॉश बहुत खुश होता है। अब जॉश जैसे ही बाहर आता है तो उसको यहाँ पर एलिस की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसको कहती है कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया है और उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, लेकिन बस उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो प्रोजेक्शन करते हुए कहीं फर्दर में बहुत ज़्यादा दूर ना चला जाए। तभी हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं जहाँ पर वही डोर हमको दिखाई देता है जिसके आसपास कुछ हलचल होती है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है और अब ये डीमन और सारी की सारी स्पिरिट्स उस इंसान को ढूंढेंगे जो कि यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।